विमोचन कार्यक्रमों में ज़्यादा देर नहीं बोला जाता। संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ, साहित्य का विद्यार्थी हूँ, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ और ममता कालिया जी बैठी हैं, उनके सामने बोलने की हिम्मत करने के पाऊँगा क्योंकि मैं एक हिंदी के प्रोफेसर का बेटा हूँ और बाल्यकाल में और यौवनावस्था में इनकी कविताएं पढ़कर बड़ा हुआ हूँ। अभी एक 2-3 साल पहले मैंने शोध पत्र इनके ऊपर लिखा था और शायद मुझे अगर गलत याद नहीं है तो बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ कि प्यार शब्द घिसते घिसते चपटा हो गया है, अब हमारी समझ में सहवास आता है। इन कविताओं को पढ़कर मैं शिक्षक बना। विमोचन कार्यक्रम है, बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ हैं और एक साहित्यकार के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ दोनों रचनाकारों को, इंद्रजीत जी को भी और गौड़ साहब को भी उनकी अनुपस्थिति में। रचनाकार को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ये प्रश्न हमेशा चर्चा का विषय रहा है। रचनाकार कहाँ से ऊर्जा पाता है? सृष्टि के प्रारंभ से और वाल्मीकि रामायण की बात हम प्रारंभ करें और हम क्रौंच पक्षी की बात करें कि वध की बात करें तो हमें लगता है कि कविता का जन्म दुख से होता है, वियोग से होता है, अव्यवस्था से होता है, विसंगतियों से होता है। मैं जिसे उड़ता बिछाता हूँ वही गजल आपको सुनाता हूँ। दुष्यंत कुमार इमरजेंसी के जमाने में वो बात कह रहे थे। हमारे अंग्रेजी कवि पी शैले ने कविता लिखी स्काईलार्क, उसमें वो कहते हैं कि वी लुक बिफोर एंड आफ्टर and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. मुझे लगता है अज्ञे की बात बिल्कुल सही है जब अज्ञे अपने उपन्यास शेखर एक जीवनी में कहते हैं कि घोर यातना व्यक्ति को जीवन दृष्टा बना देती है। जब हम यातना की बात करते हैं वो यातना मानसिक होती है। इसी मानसिक यातना की बात अंग्रेजी के रोमांटिक कवि जॉन कीट्स अपनी प्रसिद्ध ओड टू मेलंकली में कर रहे थे कि कैसे कवि और रचनाकार ऊर्जा कहाँ से लाता है। मुझे लगता है अगर विश्व के इतिहास से हम 100 सुंदरियों के नाम हटा दें तो इतिहास का साहित्य करना कोई नाम ही नहीं रहेगा। अगर हम सुजान को भूल जाएं तो घनानंद नहीं होंगे, अगर हम रत्नावली को भूल जाएं तो तुलसी नहीं होंगे, अगर हम फैनी ब्राउनी को भूल जाएं तो अंग्रेजी कवि जॉन कीट्स नहीं होंगे, अगर हम मॉड गॉन को भूल जाएं तो अंग्रेजी कविता के लास्ट रोमांटिक कहे जाने वाले W.B. यीट्स नहीं होंगे। इट मीन्स कविता का जन्म दुर्सुख से हुआ, रचना का जन्म कविता कोई हो। अब प्रश्न उठता है पहले कविता आई या गद्य आया? संस्कृत में एक सूक्ति है, गद्य कविनाम निक्सम वदंती। क्षमा करें, कविता लिखना आसान है, गद्य लिखना कठिन है। गद्यकार को पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, गद्यकार को वेल रेड होना आवश्यक है, उपन्यासकार को, लेखक को। कभी अभी मैं एक कार्यक्रम में था, मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि क्रिएटिविटी के लिए कौन सी पुस्तक पढ़ी जाए। मैंने उसे जवाब दिया कि शेक्सपियर कभी किसी कॉलेज में नहीं गए, ममता जी बैठी हैं, शेक्सपियर केवल 5वीं पास थे, गांव के स्कूल से फ्री ग्रामर स्कूल में अंग्रेजी ग्रामर पढ़ी थी, लेकिन हमको मोनालिसा ऑफ लिटरेचर जैसा हेमलेट दे पाए, ऐसा नाटक दे पाए और उनके नाटक विश्व में जहां भी कहीं अंग्रेजी बोली जाती है वहां पढ़े जाते हैं और विभिन्न भाषाओं में, सैकड़ों भाषाओं में उनके उपन्यास, उनके नाटक हम लोग पढ़ाते और शोध कराते हैं। कबीर कभी किसी कॉलेज में नहीं गए, कभी किसी विद्यालय में नहीं गए और स्वयं स्वीकार करते हैं कि मत्स्य कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इसमें रचना का संबंध हृदय से होता है। मुझे लगता है हर व्यक्ति प्रारंभ में कवि होता है, धीरे धीरे उपन्यासकार बनता है, लेखक बनता है, गद्यकार बनता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कही जा रही थी मंच से, मुझे अच्छी लगी कि रचनाकार, जब मैं इनको पढ़ रहा था, ऐसे ऐसे लोग, संस्मरण इंद्र जी यहाँ नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है सामाजिक मूल्यों में लगातार विघटन आ रहा है। अक्सर हम जब ये बातें कहते हैं तो हम, डॉक्टर इंद्रजीत शर्मा जी से मेरा परिचय अभी कुछ दिन पूरे हुआ था। मैं कुरुक्षेत्र में ट्रू मीडिया के मालिक ओम प्रकाश प्रजापति जी कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र में था, साहित्यिक महोत्सव में। मुझे ये पहली बार पता चला कि कहीं ना कहीं हर जगह लॉर्ड चेस्टरफील्ड होते हैं। लॉर्ड चेस्टरफील्ड इंग्लैंड के एक ऐसे पॉलीमैथ थे कि जो साहित्यकार भी थे और धन भी देते थे साहित्यकारों को, उनका प्रशिक्षण देते थे, उनको प्रश्रय देते थे। मुझे लगता है साहित्य में बहुत अच्छी परंपरा पहले से रही है, वीरगाथा काल से लेकर भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल और सारे काल में ऐसे ऐसे साहित्यकारों को धनवान लोग प्रश्रय देते रहे हैं, संरक्षण देते रहे हैं। और अच्छी बात यह है इंद्रजीत जी और गौड़ साहब दोनों की दोनों सरस्वती और लक्ष्मी का संगम है। ऐसा संगम निसंदेह काबिल तारीफ है। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि अक्सर मुझे अंग्रेजी के मंचों पर बोलने का मौका मिलता है, हिंदी के मंचों पर बोलने का मौका नहीं मिलता। उदाहरण के लिए कल मुझे एक नेशनल सेमिनार में कुरुक्षेत्र जाना है पोस्ट थ्योरी पर बोलने के लिए, और हिंदी के लोगों के बीच बैठा हूं क्योंकि हिंदी परिवार से हूं, पिताश्री हिंदी के प्रोफेसर हैं, हिंदी के लेखक हैं, सारा परिवार हिंदी का है। हिंदी वालों में एक काम बहुत अच्छा हुआ है, हिंदी में बहुत अच्छा काम लोग कर रहे हैं, लेकिन हिंदी वालों को सबसे पहले अपनी हीनता बोझ से बाहर निकलना होगा
और मुझे लगता है मैं कोई पारिवारिक बात नहीं कर रहा हूं कि कुमार विश्वास ने काम बहुत अच्छा किया है कि हिंदी वालों को एहसास कराया है कि हम कुछ हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अब वो जमाना चला गया कि हम लॉर्ड मैकाले को निंदा करें, हम अंग्रेजी के खिलाफ बोलें। मैं अक्सर हर मंच से कहता हूं कि अंग्रेजी को ओन अप कर लिया जाए, अंग्रेजी को स्वीकार कर लिया जाए, और अंग्रेजी को ओन अप करके भारतीय लेखक और भारतीय कवि, भारतीय संवेदनाएं, भारतीय मूल्य, भारतीय आस्थाएं, इन सबको अपनी रचनाओं में लिखें। और जो बात इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन की बात हम लोग करते हैं, उन सब बातों को विश्व के कोने में पहुंचाएं। ये बहुत आवश्यक है। हम अब वो जमाना चला गया, अंग्रेजी के खिलाफ नहीं बोल सकते। लॉर्ड मैकाले क्या कर गया, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसी आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी के लेखक भी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ चलते हुए विषय पर बात करना चाहता है। और प्रेमचंद के गोदान से लेकर ममता कालिया तक, मैत्रेयी पुष्पा तक, और जितने भी कहानीकार उपन्यासकार लिखते रहे हैं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में आया है। हम मॉडर्निटी से निकलकर पोस्ट मॉडर्निटी में आए हैं और पोस्ट ट्रुथ तक आ गए हैं। ऐसे जमाने में लेखकों का दायित्व बनता है कि लेखक किस तरह लिखें। लेखक राजनीतिक संरक्षण में न लिखें, लेखक प्रतिबद्ध रहें, प्रतिबद्ध न रहें किसी पार्टी के साथ। मुझे डॉक्टर नगेंद्र की बात बहुत अच्छी लगती है कि मैं व्यवसाय से आलोचक हूं। उनका एक प्रसिद्ध निबंध है आलोचक की आस्था। वहीं से प्रारंभ करते हैं कि शिक्षक और प्राध्यापक और पत्रकार और लेखक ये तटस्थ होने चाहिए, जिसकी बात अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं डिसइंटरेस्टेड इंडिविजुअल, निर्वैयक्तिकता। और जब लेखक किसी जातिगत, किसी पार्टी विशेष की विचारधारा का पोषण करता है तो निश्चित रूप से वो कुछ सिलेक्टेड लोगों का लेखक बन जाता है। इसलिए दायित्व लेखकों का भी है, जब वो लेखन कार्य करें इस बात का ध्यान रखें। ये सब अधिकार मुझे कहने का इसलिए मिल जाता है कि मेरी आयु भी ठीक ठाक है, मैं इतना यंग नहीं हूं और बहुत लंबे समय से लिख रहा हूं, और 30 वर्ष से विश्वविद्यालय शिक्षण का जुड़ा हुआ हूं, लगभग सेवानिवृत्ति के आसपास हूं। इसलिए आप सोच सकते हैं कि हमें उपदेश देने चला आया, लेकिन सच यही है, जब हम ऐसे कार्यक्रम करें तो हम इस समीक्षाएं करें, हम इस बात की चर्चा करें कि हम कहाँ जा रहे हैं। राजनीतिक मूल्य बहुत ह्रास हो रहा है, मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है, और निश्चित रूप से मंचीय कविता, मंचीय साहित्य और पत्रिकाओं के साहित्य में अंतर आ रहा है। आप देखिए, मंचीय कविताएं पढ़ी जा रही हैं, सुनी जा रही हैं, और मंचीय कवि निश्चित रूप से सम्मान पा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, और लेकिन पत्रिकाओं में छपने वाले कवियों को पाठक नहीं मिल रहा है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम पाठक की तलाश करें। पाठक कहाँ से आए? अपने विद्यार्थियों में, अपने समाज के लोगों में साहित्य के प्रति प्रेम पैदा करें। और जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे तो चेतन भगत दिखता रहेगा और हिंदी के अच्छे उपन्यासकार उपेक्षित रह जाएंगे, हिंदी के अच्छे लेखक उपेक्षित रह जाएंगे, क्योंकि समय की कमी है। और संयोजक ने कहा है एक कविता सुनानी है तो बिना किसी विलंब के एक कविता के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। श्रृंगार का कवि हूं, और भरत मुनि ने श्रृंगार को रसराज कहा है, रसपति कहा है, और विप्रलंब श्रृंगार को अच्छा माना गया है। तो पहली कविता, एक कविता छोटी सुना रहा हूं, विप्रलंब श्रृंगार की कविता है। मैं सच कहता हूं, मैं सच कहता हूं, विप्रलंब प्रिय मुझसे सहा नहीं जाता। मैं सच कहता हूं, विप्रलंब प्रिय मुझसे सहा नहीं जाता। कितना रोया, कितना तड़फा, अब कुछ भी कहा नहीं जाता। मैं सच कहता हूं, विप्रलंब प्रिय मुझसे सहा नहीं जाता। कितना रोया, कितना तड़फा, अब कुछ भी कहा नहीं जाता। यह दूरी क्षणिक नहीं किंचित, यह तो जीवन भर की दूरी है। ये दूरी क्षणिक नहीं किंचित, यह तो जीवन भर की दूरी है। क्या तुम कहती, क्या मैं सुनता, दोनों की ही मजबूरी है। क्या तुम कहती, क्या मैं सुनता, दोनों की ही मजबूरी है। मैं सच कहता हूं, विप्रलंब प्रिय मुझसे सहा नहीं जाता। कितना रोया, कितना तड़फा, अब कुछ भी कहा नहीं जाता। यह दूरी क्षणिक नहीं किंचित, यह तो जीवन भर की दूरी है। क्या तुम कहती, क्या मैं सुनता, दोनों की ही मजबूरी है। लेकिन विश्वास नहीं होता और तुम बिन रहा नहीं जाता। लेकिन विश्वास नहीं होता और तुम बिन रहा नहीं जाता। अब देखिए, रोमांटिक इमेजिनेशन, हमारे अंग्रेजी में राइटर में सीएम बावरा की किताब है रोमांटिक इमेजिनेशन। कितना अच्छा होता हम तुम जीवन भर साथ रहे होते। कितना अच्छा होता हम तुम जीवन भर साथ रहे होते। हमने खुशियां बांटी होती, सारे दुख साथ सहे होते। कितना अच्छा होता हम तुम जीवन भर साथ रहे होते। हमने खुशियां बांटी होती और सारे दुख साथ सहे होते। और खुशियां तो अब भी बढ़ती हैं, दुख सबसे कहा नहीं जाता। खुशियां तो अब भी बढ़ती हैं, दुख सबसे कहा नहीं जाता। कितना अच्छा होता हम तुम जीवन भर साथ रहे होते। और 4 बात पढ़ के हम सेलेक्टेड फ्यू लोग बैठे हैं और एक गोष्ठी का माहौल है, मंचीय कविता नहीं है। तो एक छोटी कविता पढ़ रहा हूं कि मेरा तुम्हारा संग तो जन्मांतरों से है। मेरा तुम्हारा संग तो जन्मांतरों से है, ये देह का संबंध भी लोकांतरों से है। मेरा तुम्हारा संग तो जन्मांतरों से है, ये देह का संबंध भी लोकांतरों से है। और मैंने सदा तुमको स्वयं के प्राण जाना है। मैंने सदा तुमको स्वयं के प्राण जाना है।
और तुम में ही सदा निर्वाण जाना है। मैंने सदा तुमको स्वयं की प्राण जाना है और तुम में ही सदा निर्वाण जाना है। पर मिलन की उस मूक स्वीकृति को सदा मैंने, मिलन की उस मूक स्वीकृति को सदा मैंने भावनाओं का सुखद परिमाण जाना है। मिलन की उस मूक स्वीकृति को सदा मैंने भावनाओं का सुखद परिमाण जाना है। ममता जी आपका ध्यान चाहूंगा। आश्चर्य है हवाएं तुमको भ्रमित कर बैठी, आश्चर्य है हवाएं तुमको भ्रमित कर बैठी और उपालंभों से मुझे तुम चकित कर बैठी। आश्चर्य है हवाएं तुमको भ्रमित कर बैठी, उपालंभों से मुझे तुम चकित कर बैठी। और विश्वास है लेकिन मुझे तुम जानती हो सब, विश्वास है लेकिन मुझे तुम जानती हो सब। और परीक्षा ही प्रणय की अभिशाप बन बैठी, परीक्षा ही प्रणय की अभिशाप बन बैठी। और लाभ अब कुछ भी नहीं विषयांतरों से है, लाभ अब कुछ भी नहीं विषयांतरों से है। और मेरा तुम्हारा संग तो जन्मांतरों से है और जो देह का संबंध भी लोकांतर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।